हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके जी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने 115 क्वेश्चन HPWCD बुकलेट स्कीम 2019 की जो है उससे लेकर आए हैं। ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि पेपर संडे को है तो सैटरडे को आपने वो बुकलेट जरूर पढ़नी है, ठीक है। लास्ट वाले दिन आपको उसको अच्छी तरह से एक एक पॉइंट, एक एक लाइन रिवाइज करके जानी है, क्योंकि उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 35 से 40 क्वेश्चन जो है वो हर बार आते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है। तो उसको बाइबल की तरह, गीता की तरह, ठीक है, कुरान की तरह आपने वो पढ़ना है, गुरु ग्रंथ साहिब की तरह। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस किस को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ मिलता है, ठीक है। तो नारी सेवा सदन की जो पूर्व प्रवासिनी होती है उनको भी मिलता है, बेसहारा लड़कियों को भी मिलता है, परित्यक्ता तलाकशुदा महिलाओं की बेटियों को भी मिलता है। तो उपरोक्त सभी को जो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ दिया जाता है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में वित्तीय सहायता राशि कितनी है? तो ये 51,000 रुपए है, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में संरक्षकों की वार्षिक आय कितनी राशि से कम होनी चाहिए? तो ये जो है ये 35,000 से जो है वो कम होनी चाहिए, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह योजना में महिला की आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 50 वर्ष, महिला की भी और जो पुरुष है, ठीक है, वो उसकी भी। विधवा पुनर्विवाह में कौन सा प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है? तो प्रथम विवाह का प्रमाण पत्र और पुनर्विवाह का प्रमाण पत्र ये जरूरी है। हिमाचली प्रमाण पत्र जरूरी है। विधवा होने की तिथि का प्रमाण पत्र जरूरी है। आय का प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई इनकम क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। कितनी राशि है विधवा पुनर्विवाह में? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना में किस महिला को योजना का लाभ मिलता है? तो सिर्फ विधवा, सिर्फ ऐसी महिला जिसका पति 2 वर्ष से लापता हो, थाने में FIR दर्ज हो, तलाकशुदा या अनाथ बच्चों के अभिभावकों को जिनकी वार्षिक आय 35,000 से कम हो, ठीक है। तो मदर टेरेसा में जो है डी वाला ऑप्शन सही है। या तो विधवा महिला BPL में है तो उसके बच्चों को मिल सकता है। किसी महिला का पति 2 वर्ष से लापता है, उसकी इनकम 35,000 से कम है, या वो खुद BPL में है तो भी मिल सकता है। तलाकशुदा महिला अगर BPL में है या उसकी इनकम 35,000 से कम है तो उसके बच्चों को ये लाभ मिल सकता है, ठीक है। और अनाथ बच्चों के अभिभावक जिनकी वार्षिक आय 35,000 से कम है तो उनको भी लाभ मिल सकता है। यहाँ इनकम का या BPL का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना में 18 वर्ष तक के 2 बच्चों को प्रति बच्चा प्रति वर्ष कितनी सहायता राशि दी जाती है? तो 6,000 रुपया है। नारी सेवा सदन कब स्थापित हुआ? तो ये 1988 में स्थापित हुआ, ठीक है। कहाँ पर है? मशोबरा में है। नारी सेवा सदन कितने वर्ष से कम आयु की बेसहारा महिलाओं को आश्रय देकर उन्हें पुनर्वासित करता है? तो 50 साल से कम एज की जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको जो है वो पुनर्वास और उनको आश्रय देता है, ठीक है। फिर है, नारी सेवा सदन में पात्र महिलाओं को सदन छोड़ने के उपरांत पुनर्वास की सहायता राशि कितनी प्रदान की जाती है? तो विवाह के लिए 51,000 और पुनर्वास के लिए 20,000 रुपया मिलता है, ठीक है। तो 20,000 रुपया जो है वो रिहेबिलिटेशन के लिए, पुनर्वास के लिए दिया जाता है। नारी सेवा सदन में महिलाओं को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं? तो नारी सेवा सदन में जो महिलाएं हैं वो बेसहारा, असहाय, परित्यक्ता, नैतिक खतरे में, ये सभी महिलाएं जो है वो नारी सेवा सदन मशोबरा में है। तो इनको भोजन और आवास की सुविधा मिलती है, शिक्षा और प्रशिक्षण की सुविधा मिलती है, पुनर्वास और विवाह अनुदान यानी कि पुनर्वास के लिए 20 और विवाह अनुदान के लिए 51,000 और उपरोक्त सभी। तो ये सभी सुविधाएं जो है उनको मिलती है, भोजन, आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण, पुनर्वास, विवाह अनुदान। नारी सेवा सदन कहाँ पर है? तो ये मशोबरा में है, शिमला के मशोबरा में। महिला स्वयं रोजगार सहायता योजना में पात्रता किन महिलाओं को है? तो जिनकी वार्षिक आय 35,000 से कम है उन महिलाओं को जो है ये पात्रता है महिला स्वयं रोजगार योजना के लिए, और इसमें 5,000 की राशि जो है वो दी जाती है। विशेष महिला उत्थान योजना में पुनर्वास हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये किसको दिया जाता है विशेष महिला उत्थान योजना में? BPL, विधवा, शारीरिक शोषण से ग्रस्त महिलाएं, असहाय। तो शारीरिक शोषण से ग्रस्त महिलाओं को विशेष महिला उत्थान योजना में पुनर्वास हेतु जो है वोकेशनल ट्रेनिंग यानी व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी किस योजना में नैतिक खतरों में रह रही महिलाओं को चिन्हित करता है? तो ये विशेष महिला उत्थान योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी जो है वो नैतिक खतरों में रह रही महिलाओं को चिन्हित करता है। बेटी अनमोल योजना कब शुरू हुई? तो ये जुलाई 2010 में शुरू हुई। विशेष महिला उत्थान योजना में स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण कौन देता है?
तो ये हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम, ठीक है, ये जो है ये स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित महिलाओं को विशेष महिला उत्थान योजना में कम ब्याज पे जो है ऋण प्रदान करता है। विशेष महिला उत्थान योजना में 30,000 की परियोजना पे ब्याज दर 4% बताई गई है इसमें, ठीक है, 2019 की बुकलेट में। फिर है विशेष महिला उत्थान योजना में महिलाओं को प्रशिक्षण और टेस्ट के लिए प्रतिमाह कितनी राशि दी जाती है? तो ट्रेनिंग के लिए 3,000 और टेस्ट के लिए जो है वो 800 रुपये विशेष महिला उत्थान योजना में महिलाओं को दी जाती है हर माह। कौन सी राज्य योजना नहीं है? तो महिला शक्ति केंद्र जो है वो केंद्र की योजना है। सक्षम गुड़िया बोर्ड, सशक्त महिला योजना और महिला कल्याण बोर्ड, ये सभी राज्य की योजनाएं हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड सपोर्ट सर्विसेज टू विक्टिम्स ऑफ रेप, ये किस साल लागू हुई? राज्य की स्कीम है, तो ये 2012 में लागू हुई, ठीक है। फिर अब बलात्कार पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता व समर्थन सेवा योजना में एसएचओ जो है वो जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से कितने घंटों के भीतर एफआईआर और चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति जिला बोर्ड को भेजेगा? तो ये 72 घंटों में है, ठीक है। एक जगह भी 24 घंटे भी आएंगे, लेकिन ये जो बुकलेट खास तौर पे जो रेप विक्टिम्स वाली स्कीम है उसमें एसएचओ जो है वो जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से एफआईआर और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो जिला बोर्ड को 72 घंटों के अंदर जो है वो भेजेगा, ठीक है। इसके बाद है ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष का है? तो ये 1996 का है, ठीक है। महिला आयोग उस समय बनाया, फिर बाद में निरस्त कर दिया गया, फिर 99 में दोबारा बनाया गया। इसके बारे में मैंने आपको जो है अलग से बताया भी है। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा द्वारा हिमाचल प्रदेश में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई थी? तो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17 द्वारा हिमाचल प्रदेश में जो है वो चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन, एचपी चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये किस तारीख को की गई थी? 27 अप्रैल 2013 को। तो बच्चों को संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश में बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एचपी चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन, ठीक है, एचपी चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन, हिमाचल प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग 27 अप्रैल 2013 को गठित हुआ। हिमाचल प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का संपर्क अधिकारी कौन है? तो मेंबर सेक्रेटरी एचपीसीआरपीसी, ठीक है। एचपीसीआरपीसी की फुल फॉर्म मैंने अभी बता दी, एचपी हिमाचल प्रदेश चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन, ठीक है। तो इसका सदस्य सचिव मेंबर सेक्रेटरी जो है वो संपर्क अधिकारी है। हिमाचल प्रदेश वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम में स्वरोजगार हेतु ऋण लेने के लिए वर्तमान आय सीमा को 50,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है बजट 2019-20 में? तो अब ये 1 लाख कर दिया गया है, ठीक है। ऋण लेने के लिए यानी कि लोन लेने के लिए जो आय सीमा है, इनकम का जो क्राइटेरिया है वो पहले 50,000 था अगर किसी ने लोन लेना है साल का, तो उसको बढ़ाकर अब 1 लाख कर दिया गया है। कहाँ से लोन लेना है? हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम से। हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम किस राशि के ऋण पर 6% ब्याज दर लेता है? तो ये 50,000 से लेकर 1 लाख तक के ऋण पर जो है वो 6% जो है वो ब्याज दर लेता है। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये 2019 की बुकलेट के हिसाब से है, ठीक है। ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि जो बजट आया है वो इस साल आया है, ठीक है, और कई चीजें उसमें इंप्लीमेंट भी नहीं हुई हैं। जेबीटी नर्सिंग, एमबीए, एमबीबीएस, इंजीनियरिंग, एलएलबी, बीएड हेतु हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम ब्याज मुक्त ऋण यानी 0% ब्याज पर किस राशि के लिए देता है? ठीक है, ट्रेनिंग के लिए देता है। तो 75,000 रुपए की राशि जो है किसी ने जेबीटी नर्सिंग, एमबीए, एमबीबीएस, एलएलबी, बीएड ये करना है तो 75,000 का ऋण जो है वो 0% ब्याज पर हिमाचल प्रदेश विकास निगम देता है। शर्त क्या है? शर्त वही कि उसकी इनकम जो है वो साल की 1 लाख से कम होनी चाहिए, पहले 50,000 थी। प्रशिक्षण तथा रोजगार हेतु कार्यक्रम में कितने प्रतिशत तक अनुदान पात्र संस्थाओं को उपलब्ध करवाया जाता है? तो 90% तक जो है अनुदान जो है वो प्रशिक्षण तथा रोजगार हेतु वो पात्र संस्थाओं को उपलब्ध करवाया जाता है। प्रशिक्षण तथा रोजगार हेतु कार्यक्रम में परियोजना प्रस्ताव कितने वर्ष के लिए स्वीकृत होना चाहिए? ठीक है, और इनमें लाभार्थियों की संख्या 2,000 से 10,000 के बीच होनी चाहिए। तो ये 5 वर्ष के लिए स्वीकृत होना चाहिए। ठीक है, प्रशिक्षण तथा रोजगार हेतु कार्यक्रम में
कोई भी अगर प्रोजेक्ट लेकर आता है कोई व्यक्ति तो 5 साल के लिए स्वीकृत होता है। ठीक है। प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु कार्यक्रम में संपर्क अधिकारी कौन है? तो ये एमडी जो होता है ना, मेंबर, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर यानी प्रबंध निदेशक, हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम। हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद, ठीक है, एचपी स्टेट चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल, हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक एनजीओ है, ये किस वर्ष स्वरूप में आई? तो हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद 1975 में बनी है। ठीक है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत। हिमाचल प्रदेश का अलग से है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। हिमाचल प्रदेश राज्य बाल कल्याण परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये क्रैग गार्डन छोटा शिमला में है। हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो ये 27 अप्रैल 1954 को हुआ था। ठीक है, 27 अप्रैल 1954। गुज्जर आश्रम, वृद्धाश्रम, बालवाड़ी, ये हमारे हिमाचल प्रदेश में कौन संचालित कर रहा है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड। लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट जो है वो किस साल का है? 2012 का है। ठीक है। घरेलू हिंसा एक्ट कब का है? 2005 का है। अनैतिक देह व व्यापार दमन अधिनियम कब का है? 1956 का है। ठीक है। कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निदान अधिनियम किस साल का है? 2013 का है। हिमाचल प्रदेश विवाह पंजीकरण अधिनियम किस साल का है? 1996 का है। हिमाचल प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम किस साल का है? 1979 का, 1979 का है। किशोर न्याय अधिनियम पहले 2000 का था, नया वाला जो है वो 2015 का है। ये ध्यान रखना, कई जगह आपको किशोर न्याय अधिनियम जो है जीजे एक्ट जो है वो 2000 का भी मिलेगा। ठीक है। अब हमारी तीसरी स्लाइड है ये। मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना किस साल लागू हुई? 2016 में। बाल बालिका गृह, ठीक है, यानी बाल बालिका देखभाल संस्थान, जिनको अब चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट कहा जाता है, उसमें प्रवेश की आयु क्या है? तो 6 साल से ज्यादा के बच्चों को ही जो है वो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में रखा जाता है। ठीक है। 6 साल से छोटे बच्चों को नहीं रखा जाता उसमें, वो शिशु गृह में भेजे जाते हैं। विभाग द्वारा संचालित बाल बालिका गृह कहाँ पर नहीं है? यानी विभाग मतलब महिला और बाल विकास विभाग कहाँ पर खुद जो है वो बाल बालिका गृह संचालित नहीं कर रहा है? मछली, शिमला, किलाड़ चंबा। ठीक है। तो महिला चंबा में जो है वो डिपार्टमेंट नहीं चला रहा है, कोई और चला रहा है। मछली शिमला, किलाड़ चंबा और गरली प्रागपुर कांगड़ा में जो है वो बाल बालिका गृह जो है वो विभाग द्वारा संचालित है। विशेष योग्यता वाली बालिकाओं के लिए संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये सुंदरनगर में है, मंडी में। विशेष योग्यता वाले मूक बधिर एवं दृष्टिबाधित बच्चों के लिए संस्थान कहाँ पर है? तो ये ढली शिमला में है। हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद द्वारा कौन सा चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट संचालित नहीं है? तो ये सुजानपुर टीरा का नहीं है। बाकी सराहन, महला और तिस्सा, अभी हम महला की बात कर रहे थे, एक आया था क्वेश्चन, तो सराहन, महला और तिस्सा में जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट चल रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद द्वारा चलाए जा रहे हैं। शांति निकेतन चिल्ड्रन होम ट्रस्ट ये कहाँ पे स्थित है? ये सबातू सोलन में स्थित है। हिमाचल प्रदेश बाल बालिका सुरक्षा योजना किस वर्ष लागू हुई? तो ये 2012 की योजना है, हिमाचल प्रदेश बाल बालिका सुरक्षा योजना। हिमाचल, ये ना जैसे कि जो बेचारे अनाथ बच्चे हैं, कुछ और हैं, वो उनको जो अनाथ आश्रय है, जिनको हम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट बोलते हैं, वहां पर भेजा जाता है। लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो घर में ही उनकी देखभाल चाहिए होती है, माँ बाप उनके नहीं होते, तो उनका कोई भी रिश्तेदार है, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची या मामा, तो वो जो है घर में ही पालने के लिए जो है ये हिमाचल प्रदेश बाल बालिका सुरक्षा योजना जो है 2012 की ये शुरू की गई। तो अगर कोई बच्चों को पालना चाहता है तो उसमें दंपत्ति की मासिक आय, मंथली इनकम 5000 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन मातृवंश और पितृवंश के लिए, ए और बी दोनों, इसके लिए कोई भी इनकम क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश बाल बालिका सुरक्षा योजना में प्रति माह राज्य सरकार जो है वो कितना देती है? 300 रुपए और 2000। कई लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ भी रहे थे, थोड़ी सी मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं। 2300 रुपए है, 2019 तक थी। बजट की घोषणा जो है वो मार्च में हुई है, लेकिन क्योंकि कोविड आ गया था, कोरोना आ गया था, तो बहुत सारी जो घोषणाएं बजट में हुई हैं इस साल मार्च के महीने में, वो अभी तक लागू नहीं हुई हैं। तो ये ध्यान रखें, ऑप्शन में 99% तो आपने जो है वो 2300 करना है। हाँ, अगर इन केस 2500 भी ऑप्शन में आता है
2500 भी आ जाता है, यानी 500 राज्य सरकार के और 2000 इसके, तो फिर आप जो है 2500 पे करना। लेकिन क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जो है मेरे अपने ध्यान में नहीं आया कि अभी इसकी 500 रुपए वाली नोटिफिकेशन की है सरकार ने, क्योंकि बिना नोटिफिकेशन के, ठीक है, बिना बजट के नहीं होगा, तो इसका ये तभी मैं क्लैरिफाई यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी है अनमोल योजना में बीपीएल की 2 बालिकाओं के लिए जिसमें सहायता राशि कितनी दी जाती है, एफडी कितने की होती है, तो 12,000 की है। इसमें 10वीं और 9वीं कक्षा में छात्रवृत्ति 1500 रुपए है। ठीक है, 11वीं 12वीं में 2250 है, पहली दूसरी तीसरी में 450 रुपए है। ठीक है, ग्रेजुएट के लिए 5000 है। सक्षम गुड़िया बोर्ड की अधिसूचना कब जारी हुई थी, तो 31 जुलाई 2018 में। सक्षम गुड़िया बोर्ड की पहली उपाध्यक्ष है रूपा शर्मा। ठीक है, पूरे भारत में बालिकाओं को सक्षम बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित ये पहला बोर्ड होगा, सक्षम गुड़िया बोर्ड। सक्षम गुड़िया बोर्ड वर्ष में 2 बैठक करता है। ठीक है, और इसकी बोर्ड की अवधि कितनी है, तो 3 साल इसकी अवधि निर्धारित है और वर्ष में 2 बैठकें करनी है इसने, साल में 2। अम्ब्रेला आईसीडीएस स्कीम में कितनी सब स्कीम है, तो 2 सब स्कीम है इसकी, 2 उपयोजनाएं हैं अम्ब्रेला आईसीडीएस की। एक तो आपकी चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम है, ठीक है, और दूसरा आंगनवाड़ी सेवाएं। ठीक है, अम्ब्रेला आईसीडीएस में अब 2 सेवाएं हैं, 2 सब स्कीम है। एक तो है आंगनवाड़ी सेवाएं, ठीक है, जैसे 30,000 करोड़ में से तो 20,000 करोड़ तो आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए ही है। ठीक है, जिसमें हमारी 6 सेवाएं और 5 उद्देश्य हैं। ठीक है, और दूसरा है सीपीएस, चाइल्ड प्रोटेक्शन की, जिसमें डीसीपीयू है, जेजे बोर्ड है, सीडब्ल्यूसी है। आंगनवाड़ी सेवा ये अब 2 सब स्कीम में से पहली सब स्कीम है। तो आंगनवाड़ी सेवा के लिए 6 माह से 6 साल के बच्चों को प्रतिदिन खर्च राशि 8 रुपए। ये भी क्वेश्चन कई लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं, क्योंकि मैंने जो बताया ना आपको टॉप अप योजना, ये भी बजट में ही घोषित हुई है इस साल के 2 मार्च 2020 में, लेकिन कोरोना आ गया तो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। ठीक है, सरकार की तरफ से अधिसूचना, तो जो नई दर है अभी, जैसे 15वें वित्त आयोग जो है वो 3 रुपए जो है वो हर एक पे जोड़ेगा, तो अभी ये चीजें जो है वो नहीं आई हैं, तो इसलिए जो है अभी आप एग्जिस्टिंग पैटर्न पे ही चलें। ठीक है, 8 रुपए जो है बच्चों का, 9.5 रुपए गर्भवती धात्री और आउट ऑफ स्कूल 11 से 14 साल की लड़कियों का, किशोरियों का, और 12 रुपए जो है अति कुपोषित का। अगर वहां पे क्वेश्चन में टॉपअप योजना का जिक्र आता है तब आप उसमें 2 रुपए जोड़ना। ठीक है, अगर कहीं कोई टॉपअप योजना के बारे में नहीं है तो फिर आप 8 रुपए, 9.5 रुपए और 12 रुपए पे ही रहना आप। अति अल्प वजन वाले बच्चों को पोषाहार मानक प्रतिदिन कितना है, तो 800 कैलोरी है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वो अति कुपोषित बच्चों के लिए है। ठीक है, सामान्य बच्चों के लिए 500 कैलोरी है। प्रोटीन की बात करें तो 11 से 14 साल के स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों के लिए जो प्रोटीन है वो 18 से 20 ग्राम है। अति कुपोषित बच्चों के लिए 20 से 25 है, और जो 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 12 से 15 ग्राम है। इनमें से कौन सी आंगनवाड़ी सेवा नहीं है, पूरक पोषाहार, टीका, यहाँ पे संदर्भ सेवा है ये। ठीक है, संदर्भ सेवा, तो संदर्भ सेवा भी है। और तो इसमें जो हमारी सेवा नहीं है वो है, कई लोग कमेंट भी कर रहे थे उस समय, तो औपचारिक स्कूली शिक्षा ये हमारी सेवा नहीं है। हमारी सेवा है अनौपचारिक, अनौपचारिक यानी नॉन फॉर्मल, फॉर्मल नहीं, औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल, जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है। अनौपचारिक शाला पूर्व शिक्षा है। ठीक है, स्कूल पूर्व शिक्षा यानी प्री स्कूल एजुकेशन, और वो भी कैसी प्री स्कूल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल, अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक नहीं, तो यहाँ औपचारिक भी गलत है और स्कूल पूर्व भी नहीं है, तो इसलिए डी वाली हमारी नहीं है। हमारी सेवा कौन सी है, अनौपचारिक। ठीक है, फिर है समेकित बाल संरक्षण योजनाएं, आईसीपीएस जिसको बोला जाता है, जो 18/9/2012 में आईसीपीएस आई थी, समेकित बाल संरक्षण योजना, 18 सितंबर 2012 को। अब इसका नाम जो है वो सीपीएस हो गया, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज। तो ये कब हुआ था, ये 2017 में हुआ था। स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स एजेंसी, जिसको हम सारा बोलते हैं, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये भी 2012 में इसके साथ ही एस्टेब्लिश हुआ था आईसीपीएस के साथ। देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों को कहाँ पे पेश किया जाता है, तो जिन बच्चों को देखभाल की या सुरक्षा की आवश्यकता होती है उनको हम सीडब्ल्यूसी के सामने पेश करते हैं। और जो अपराध में लिप्त बच्चे होते हैं, चोरी कर रहा है कोई बच्चा, कोई
किसी ने जो गलत काम किया है, ऐसे बच्चों को जे बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने। वो मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे। और जो बच्चे बेचारे पीड़ित होते हैं, ठीक है, जिनके साथ कुछ बुरा होता है, अन्याय, उनको हम CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश करते हैं, ठीक है, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो दोनों में अंतर है, किन बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश करते हैं, किन बच्चों को जे बोर्ड के सामने पेश करते हैं। तो जो बच्चे चोरी करते हैं या गलत काम करते हैं, ठीक है, जिनको सजा मिलती अगर वो बड़े होते, तो क्योंकि वो बड़े नहीं है, 18 साल से कम है, तो हम उनको बड़े कोर्ट में नहीं, जैसे जो नॉर्मल कोर्ट है वहां नहीं ले जाते, हम उनको जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में लेके जाते हैं, ठीक है। एक तरह से वो बोर्ड है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है। और जो बच्चे बेचारे हैं उनको हम CWC के सामने, जो है बाल कल्याण समिति के सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट स्लाइड, बलात्कार पीड़ित के लिए वित्तीय सहायता व समर्थन सेवा योजना में, जो अब DLSA के पास है। इसमें विशेष परिस्थिति में सहायता राशि कहाँ तक, कितनी तक बढ़ाई जा सकती है? तो 1 लाख तक जो है सहायता राशि बढ़ाई जा सकती है। वैसे सहायता राशि कितनी है इसमें, जो हमारी बुकलेट है उसमें कितनी दी गई है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन योजना, ये कब लागू हुई? ये 2013 में लागू हुई, ठीक है। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी है? 21,000 है। हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन योजना में व्यक्तिगत स्तर के अलावा ट्रस्ट, NGO, रजिस्टर्ड सोसाइटी के अलावा कितने व्यक्तियों के समूह को पुरस्कार दिया जा सकता है? तो एक व्यक्ति को भी मिल सकता है ये पुरस्कार 21,000 का, ठीक है। और इसके अलावा एक सोसाइटी या कोई NGO या ट्रस्ट है, ठीक है, अगर वो 11 लोगों का जो समूह है तो उसको भी ये पुरस्कार दिया जा सकता है। इसमें हर साल कितनी डेट, लास्ट डेट क्या है इसकी आवेदन करने की हिमाचल प्रदेश महिला विकास प्रोत्साहन योजना में? तो 31 जनवरी हर साल लास्ट डेट होती है उस साल के लिए आवेदन करने की, अंतिम तिथि। सशक्त महिला योजना के टारगेट ग्रुप क्या हैं? तो 11 से 18 साल की किशोरियां और 19 से 45 वर्ष की महिलाएं। ये बड़ा ध्यान रखना आपने, कहाँ पे 19 से 45 इस्तेमाल किया गया है, कहाँ पर 15 से 49 इस्तेमाल किया गया है। जब हम MMR काउंट करते हैं तो हम 15 से 49 वर्ष लेते हैं, ठीक है। और सशक्त महिला योजना में हमारा टारगेट ग्रुप 19 से 45 है। कई जगह पर ये चीजें बदलती रहती हैं, ध्यान रखना आपने। महिला कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री स्वयं होते हैं, ठीक है। फिर है वर्किंग वुमेन हॉस्टल, ये एक सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, केंद्र सरकार की स्कीम है, राज्य की नहीं है। तो इसमें जो महिलाओं को जो प्रवेश दिया जाता है तो उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए? तो 35,000 से महीना से कम वो कमाने चाहिए। अगर वो 35,000 से कम उनकी महीने की तनख्वाह है, आय है, तो उनको वर्किंग वुमेन हॉस्टल में प्रवेश दिया जा सकता है, ठीक है। उसकी कुछ शर्तें भी हैं, वो मैंने वीडियो जब बनाया था, अभी बुकलेट भी आएगी तो उसमें भी देख लेंगे आप। विवाहित महिला, ठीक है, को क्या वर्किंग वुमेन में हॉस्टल में प्रवेश दिया जा सकता है? यदि उसका पति दूसरे शहर या स्थान में रहता है तो बिल्कुल दिया जा सकता है, ठीक है। पति को नहीं वहां रहने की अनुमति है। कामकाजी महिला अगर किस आयु के पुत्र के या पुत्री के साथ वर्किंग वुमेन हॉस्टल में रह सकती है? तो 5 साल के लड़के के साथ, लड़का जो है वो उसका 5 साल से छोटा होना चाहिए, तो उसके साथ रह सकती है वर्किंग वुमेन हॉस्टल में। और लड़की अगर 18 साल से कम आयु की है तो उसके साथ भी रह सकती है वर्किंग वुमेन हॉस्टल में। 5 साल से अधिक आयु के किसी भी पुरुष के साथ या लड़के के साथ महिला जो है वर्किंग वुमेन हॉस्टल में नहीं रह सकती। और 18 वर्ष से अधिक आयु की लड़की के साथ। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाएं, ठीक है, ट्रेनिंग कर रही हैं, जो 1 साल से कम अवधि की, जैसे कोई 1 साल का कोई कोर्स कर रही है, ठीक है, महिला, तो उनके लिए जो है वो कितने % से ज्यादा सीटें वर्किंग वुमेन हॉस्टल में नहीं दी जा सकती? तो 30% कम से कम, ठीक है, मिनिमम जो है, मैक्सिमम जो है वो 30% दी जा सकती हैं, ठीक है। यानी 100 सीटें हैं अगर वर्किंग वुमेन हॉस्टल में तो 30 से ज्यादा नहीं देंगे, ठीक है, प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को। फिर PMVY योजना कब शुरू हुई? 1 जनवरी 2017। इसमें राज्य सरकार का कितना योगदान है? तो ये 90-10 की रेशियो पे चलती है, तो राज्य सरकार 10% देती है। PMVY योजना याद रखना केंद्र सरकार की स्कीम है।
हिमाचल इसमें दूसरे नंबर पे आया था 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्यों में। दादरा नगर हवेली प्रथम स्थान पर था। बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर था। पीएमवीवाई के 2 उद्देश्य हैं। पीएमवीवाई में कितनी किश्तों में लाभ दिया जाता है, तो 3 किश्तें हैं, 1000, 2000 और 2000। पहली किस्त 1000 की है पंजीकरण पे, दूसरी किस्त जो है वो 1 एनएनसी जांच और 6 माह एलएमपी से तब मिलती है, और तीसरी किस्त आपको पता ही है, ठीक है, 2000 की। वन स्टॉप सेंटर स्कीम ये भी केंद्र सरकार की है। तो ये कब शुरू हुई, 1 अप्रैल 2015 को। और पहले चरण में जो वन स्टॉप सेंटर कितने देश में कितनी जगह पे शुरू किए गए, तो 150 जगह पे शुरू किए गए। हिमाचल में सबसे पहला वन स्टॉप सेंटर सोलन में शुरू किया गया 2016-17 में। वन स्टॉप सेंटर में जो है हिंसा से प्रभावित सभी महिलाएं और बालिकाओं को कौन सी सुविधा नहीं जाती, तो वन स्टॉप सेंटर में क्या सुविधाएं दी जाती हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। एफआईआर दर्ज करवाने की सुविधा वहां पे मिलती है। मतलब अलग अलग तरह की सुविधा एक ही छत के नीचे देना जो है ये मेन उद्देश्य है वन स्टॉप सेंटर का, ठीक है। कानूनी सहायता भी वहीं मिलेगी उसको, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस की सहायता भी वहीं मिलेगी, खाने पीने की सहायता भी वहीं मिलेगी। हॉस्पिटल और मनोचिकित्सालय परामर्श यानी कि उसको काउंसलिंग भी मिलेगी। हॉस्पिटल की सुविधा भी जो है उसको वहीं पे जो है एक ही छत के नीचे जो है कोशिश की जाएगी दिलाने की। मतलब वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से ही ये हॉस्पिटल है, कानूनी सहायता, खाने पीने, मनोचिकित्सालय, एफआईआर दर्ज, ये सारी सुविधाएं वन स्टॉप सेंटर में जो है वो दी जाएंगी। लेकिन वहां पर रहने की स्थायी सुविधा नहीं मिलेगी इसको, वो परमानेंटली वन स्टॉप सेंटर में नहीं रह सकती। ये अस्थायी तौर पे रहने की सुविधा मिलती है वहां पे, 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, ठीक है। उसके बाद उसको अगर नहीं उसका कुछ होता तो फिर वो पुनर्वास केंद्र जैसे मशोबरा है, ठीक है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल है, तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल में तो नहीं भेजेंगे उसको, जैसे मशोबरा है महिलाओं के लिए जो बनाया हुआ है, नारी सेवा सदन, वहां भेज दिया जाएगा। फिर महिला शक्ति केंद्र योजना किस जिले में लागू नहीं है, तो ये कुल्लू में लागू नहीं है, ठीक है, चंबा, ऊना, मंडी में है। बीएसवाई योजना कब शुरू हुई थी, 15 अगस्त 1997। इसका आंसर गलत दिया हुआ था उस समय। माता शबरी, बीएसवाई तो अब खत्म होगी, उसका स्थान जो है बेटी अनमोल योजना ने ले लिया 2010 से। माता शबरी योजना में कितनी सब्सिडी दी जाती थी, 1300 रुपए देते थे, अब तो बंद हो गई है ये, ठीक है। लास्ट हमारी स्लाइड है, आपराधिक गतिविधियों में जो बच्चा संलिप्त होता है उसको कहाँ पेश करते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया, जेजे बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक है, किशोर न्याय बोर्ड जिसको कहा जाता है, वहां पे पेश किया जाता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जेजे बोर्ड का को हिंदी में किशोर न्याय बोर्ड कहा जाता है। सीपीएस यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम योजना के अंतर्गत कितने सरकारी और गैर सरकारी देखभाल संस्थान जो हैं वो कार्य कर रहे हैं, तो 46 हैं, ठीक है। कई लोग जो कह रहे थे ना, अभी एक जगह इकोनॉमिक सर्वे में 48 आया था, लेकिन वहां पे शिशु गृह अलग हैं, यहाँ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट की बात की गई है, ठीक है। शिशु गृह है, फिर ऑब्जर्वेशन होम है, उन सबको काउंट करके वो 48 हो रहे थे, ठीक है। तो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट की संख्या जो है 2019 तक के एंड तक 46 थी, ठीक है। इसमें शिशु गृह या ऑब्जर्वेशन होम में किनको भेजा जाता है, ठीक है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में तो उनको भेजा जाता है जो जिन बच्चों को देखभाल या उस तरह की जरूरत होती है, अनाथ बेसहारा बच्चे। ऑब्जर्वेशन होम में उन बच्चों को भेजते हैं जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, जिन्होंने अपराध किए होते हैं, ठीक है। उनको जेल तो भेज नहीं सकते, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने भी नहीं उनको पेश करते, उनको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाता है, फिर वो उनकी सजा सुनाते हैं, ठीक है। तो पर जेल नहीं उनको भेजते, उनको कहाँ भेजा जाता है, बाल सुधार गृह में, या तो सुधार गृह बोलते हैं उसको, या ऑब्जर्वेशन होम, ठीक है, संप्रेषण गृह। तो 46 है। किशोर न्याय अधिनियम देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत विरोधी बालकों को कहाँ रखा जाता है, तो संप्रेषण गृह, जो मैं बोल रहा था अभी, ऑब्जर्वेशन होम में। कहाँ पर है हिमाचल में ऑब्जर्वेशन कम स्पेशल होम, तो ये समूरू कला ऊना में है और हीरानगर टुट्टू शिमला में है, ठीक है। कहाँ पर है ऑब्जर्वेशन कम स्पेशल होम, तो ये समूरू कला ऊना और हीरानगर टुट्टू शिमला में है, दोनों जगह है ये, ठीक है। तो 2 आपके ऑब्जर्वेशन होम हो गए। इसी तरह से शिशु गृह भी है, ठीक है। और हमारे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट में जो है 6 साल से ऊपर के बच्चे ही जा सकते हैं, ठीक है। आपराधिक गतिविधि में संलिप्त बच्चों को हम चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट नहीं भेजते। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु गृह। शिशु गृह कहां पर है, तो शिशु गृह जो है वो टूटीकंडी में है, ठीक है। यहाँ पे 6 साल से छोटे बच्चे ही जो है उनको प्रवेश मिलता है। तो ये कहा है ना शिशु गृह में किनको प्रवेश मिलता है, परित्यक्त और निराश्रित बच्चों को
जो कि 6 वर्ष से कम होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो अनाथ होते हैं या जैसे लावारिस होते हैं, 6 साल से छोटे बच्चों को ऐसी कोई मंदिर के वहां छोड़ जाता है, तो ऐसे बच्चों को जो है वो टूटीकंडी के जो शिशु गृह है, ठीक है, वहां भेजा जाता है। शिशु गृह में प्रवेश के लिए संपर्क अधिकारी कौन है? तो महासचिव, हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद, क्रैक गार्डन शिमला, ठीक है। तो इनसे संपर्क करते हैं शिशु गृह में अगर किसी बच्चे को प्रवेश देना है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश बाल कल्याण परिषद, क्रैक गार्डन शिमला, महासचिव। फिर एक दत्तक ग्रहण की बात करते हैं, बच्चे को गोद लेना, ठीक है। तो अगर हमने 4 साल तक के बच्चे को गोद लेना है किसी दंपत्ति मतलब ठीक है, पति पत्नी ने, तो उनकी एज कितनी होनी चाहिए? तो 90, दोनों की जो पति पत्नी की दोनों की उम्र जोड़ के वो 90 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है ऐसा हो सकता है कि पति 50 साल का है, पत्नी 35 साल की है, तो तब भी चल जाता है, 85 हुआ दोनों को जोड़ के। या पत्नी 50 साल की है, ठीक है, और पति 40 साल का है, तो उस स्थिति में भी जो है वो 90 से ज्यादा नहीं है, तो 90 से कम होनी चाहिए, मतलब 90 भी नहीं होनी चाहिए, 90 से कम होनी चाहिए, तो वो दे सकते हैं। राजस्थान में कि किस जिले में 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान शुरू हुआ था? तो झुंझुनू जिले से पोषण अभियान जो है राजस्थान के शुरू किया गया था। और कब हुआ था? महिला दिवस के दिन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2018 को। हिमाचल प्रदेश में पोषण अभियान की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? मुख्यमंत्री ने कब की थी? जयराम ठाकुर ने। तो ये 14 अप्रैल 2018 को सोलन से की है, ठीक है। फिर राष्ट्रीय पोषण मिशन के अंतर्गत स्टंटिंग जो है ना, बौनापन, 2022 में जो है 38.4 से घटाकर 25% करना है। 19 नवंबर 2010 को सबला योजना कितने जिलों में लागू हुई थी? तो ये 200 जिलों में लागू हुई थी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला सबला योजना में शामिल नहीं था जब शुरू हुई थी 2010 में? तो 4 ही जिले थे, ठीक है, सोलन, कांगड़ा, कुल्लू और चंबा, ये 4 जिलों में शुरू हुई थी, सिरमौर नहीं था इसका हिस्सा। अर्श, ठीक है, अर्श की ट्रेनिंग जो है वो किसके अंतर्गत दी जाती है? तो सबला स्कीम के अंतर्गत दी जाती है। अर्श की फुल फॉर्म है एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव, ठीक है, सेक्सुअल हेल्थ, एडोलेसेंट रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ। सबला योजना में पोषण योजना लागत और केंद्र सरकार मतलब क्या है? तो सबला योजना में जो है वो पोषण योजना की जो लागत है वो 50-50 है, ठीक है। बाकी जो है प्रति परियोजना इस पे प्रति वर्ष जो है वो 3,80,000 रुपया जो है वो खर्च किया जाना था। सबला स्कीम में राष्ट्रीय कौशल कार्यक्रम के अंतर्गत किस आयु वर्ग की किशोरियों को जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है? तो 16 से 18 वर्ष की जो लड़कियों को व्यावसायिक यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। सबला स्कीम का नया नाम जो है सैग मतलब स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल, यानी किशोरियों के लिए योजना। अब इसका लाभ किसको मिलता है? तो 11 से 14 साल की स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों को। भारत के 100 जिलों में 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू हुई। याद रखना 20 से 26 जनवरी 2020 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सप्ताह मनाया गया था। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है वो हरियाणा के पानीपत जिले से शुरू हुई थी 22 जनवरी 2015 को। हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी? तो ये 8 जिलों में जो है वो शुरू की गई थी, ठीक है। जहां पे लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात थोड़ा ठीक है वहां, जैसे लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, कुल्लू है, चंबा है, वहां शायद ये नहीं है। कितने जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है किस जिले में जो है वो नहीं है? तो चंबा में नहीं है, ठीक है, कुल्लू और ये यहाँ पर है। 2019 तक का डाटा है ये। किस जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू हुई? तो हिमाचल के ऊना जिले से। पहले ऊना था, बाद में इसमें 2 जिले और जुड़े, कांगड़ा और हमीरपुर। तो शुरुआत ऊना से, क्योंकि ऊना का बाल लिंग अनुपात, ओवरऑल तो उसका लिंग अनुपात ठीक है, लेकिन बाल लिंग अनुपात जो है ऊना का सबसे कम है हिमाचल में, 875 के आसपास है। किस प्रधानमंत्री के नाम पर सबला योजना शुरू की गई थी 2010 में? तो राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना थी ये सबला। राष्ट्रीय पोषण अभियान में 2022 तक प्रतिवर्ष अनीमिया को कितना कम करना था? तो 3% है। याद रखना हर चीज को 2% कम करना था, बौनेपन को भी 2% कम करना था, ठीक है, स्टंटिंग को 2% है, अंडरवेट को 2% कम करना था, लेकिन सिर्फ अनीमिया है जिसको हर साल 3% कम करना था। तो धन्यवाद, थैंक यू। लगभग 115 क्वेश्चन हमने जो बुकलेट है, आपने भी लास्ट वाले दिन जो है वो बुकलेट को अच्छी तरह पढ़ना। हम वीडियो लेके आएंगे शनिवार को बुकलेट का, ठीक है। ये उससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा रिवीजन के तौर पे पढ़े। धन्यवाद, थैंक यू।